हेलो गाइस, दिस इज़ निशांत। आई वेलकम यू ऑल टू ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज हम देखेंगे एडिटोरियल 19 मई का। तो आज का हमारा पहला एडिटोरियल है द ताइवान क्वेश्चन। ये द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है पेपर 2 में हमारा टॉपिक, उसका रिलेवेंस है इससे। प्रीलिम में वन चाइना पॉलिसी पे आ सकता है, मेंस में कंपैरिजन बिटवीन वन इंडिया पॉलिसी विथ वन चाइना पॉलिसी। ठीक है, वन इंडिया पॉलिसी क्या है? इंडिया और जो पीओके है ये भी इंडिया का पार्ट है। ठीक है, जैसे चाइना बोलता है चाइना और ताइवान, ये दोनों एक ही हैं। तो इस इशू पे हम देखेंगे कि क्या कंपैरिजन है। और जिनका पीएसआईआर ऑप्शनल है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, क्या संदर्भ है इसका। एज द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कन्वेंस दिस वीक वर्चुअली, देयर इज अ रेजिंग पॉलिटिकल बैटल ओवर द क्वेश्चन ऑफ इन्वाइटिंग ताइवान टू ज्वाइन द डिस्कशन एज एन ऑब्जर्वर। ठीक है, हर साल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें एक बैटल है कि ताइवान को बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए एज एन ऑब्जर्वर। क्योंकि अगर इसे बुलाते हैं तो हम इसे एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड इसे रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। ये मैसेज जाता है जो कि चाइना बिल्कुल नहीं चाहता है। क्योंकि चाइना का मानना है कि ताइवान जो है वो उसी की टेरिटरी है, चाइना और ताइवान अलग नहीं है। ठीक है, द असेंबली ब्रिंग्स टुगेदर द मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर स्टेट से मेंबर्स आएंगे WHO में असेंबली के लिए। प्रोपोनेंट्स पॉइंट टू द ताइवान सक्सेस इन डीलिंग विद द कोरोना वायरस एंड इट्स रोल इन कंट्रीब्यूटिंग द इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगेंस्ट द कोविड चैलेंज। ताइवान ने बहुत सक्सेसफुली कोविड को कंट्रोल किया अपनी कंट्री में। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा देखना कि इन्होंने कैसे को कंट्रोल किया है, इन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए हैं। इसके रिगार्डिंग उनको WHO की जो असेंबली है वहाँ पे बुलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सक्सेसफुली उसे कंट्रोल भी किया अब तक। ठीक है, तो मेन इशू कहाँ पे है? चाइनाज़ रिफ्यूज़ल। चाइना क्यों मना कर रहा है? चाइना हाउ एवर हैज़ बीन एडमेंट, एडमेंट मतलब अड़ा हुआ है। चाइना हाउ एवर हैज़ बीन एडमेंट इन इट्स रिफ्यूज़ल टू लेट ताइवान अटेंड द मीटिंग। वो चाइना ताइवान को मीटिंग अटेंड नहीं करने देने पे अड़ा हुआ है। ताइवान पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट इट हैड पार्टिसिपेटेड इन WHO मीटिंग फ्रॉम 2009 to 16। और ताइवान का यहाँ पे पॉइंट ये है कि उसने WHO की मीटिंग 2009 से लेकर 2016 तक अटेंड की हुई है। ठीक है, वो कोई नई बात नहीं है, नया उसमें कुछ इशू नहीं है कि उसको मीटिंग में इनवाइट किया जाए। Chinese position on Taiwan's participation in WHO deliberation has changed after a pro-independence party was elected to power in 2016। लेकिन जब से चाइना में प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी आई है तब से ताइवान की पोजीशन को लेके वो और एग्रेसिव हो गए। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो ताइवान किसी भी तरह से एक अलग नेशन रिप्रेजेंट हो। Taiwan argues that WHO should be focused on promoting global health and it should not exclude an important territorial entity on the political consideration। ताइवान का आर्ग्यूमेंट यह है कि वो WHO में इंक्लूड होना चाहता है इस बेसिस पे कि ग्लोबल हेल्थ का जो प्रमोशन है, उसके जो इश्यूज़ हैं उस पे उसको भी इन्वॉल्व किया जाए, उसको बाहर ना रखा जाए, एक्सक्लूड ना किया जाए सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स के कारण। हो सकता है वो एक अलग कंट्री बने आगे चल के, हो सकता है नहीं बने, लेकिन इसके कारण उसको लॉस नहीं होना चाहिए ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ पे। इंडिया एज अ चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन आने वाले टाइम पे इंडिया बनने वाला है। ठीक है, फॉर दिल्ली दिस इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट डिबेट अबाउट ताइवान। ठीक है, कोई नया और कोई अनोखा डिबेट नहीं है। इंडिया इज़ ऑल सेट टू इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO दिस वीक। ठीक है, इंडिया WHO के बोर्ड का चेयरमैन इलेक्ट हो जाएगा इस वीक फॉर द नेक्स्ट 3 years, 3 साल के लिए। द बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू एडवाइस एंड फैसिलिटेट द असेंबलीज वर्क। बोर्ड का काम क्या होता है? एडवाइस देना और फैसिलिटेट करना कि असेंबली क्या क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी। ठीक, ताइवान्स पार्टिसिपेशन इज़ लाइकली टू कम अप फॉर डिस्कशन एट द WHO दिस वीक।
ठीक है, इसी वीक ताइवान के पार्टिसिपेशन पे भी एक डिस्कशन आने वाला है WHO में। मैनी ऑफ इंडियाज़ पार्टनर इंक्लूडिंग US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड with whom Delhi has been actively coordinating has its internal response to the COVID crisis are calling for Taiwan's presence in WHO deliberation। जो इंडिया के पार्टनर है जिनके साथ इंडिया बहुत अच्छे रिलेशंस है इंडिया के, जैसे USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ये सब इस फेवर में है कि ताइवान को WHO में बुलाया जाए एज अ नेशन, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस है यहाँ पे COVID-19 का, तो ताइवान को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। बोथ इंडियाज़ वेस्टर्न पार्टनर एज वेल एज बीजिंग आर सेट टू बी प्रेसिंग इंडिया टू सपोर्ट देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। तो इंडिया के पास इस वक्त दो प्रेशर है, एक वेस्टर्न पार्टनर जो कि USA और यूरोप, और दूसरे बीजिंग। यहाँ से भी प्रेशर है, ये लोग प्रेशर बना रहे हैं कि ताइवान को बुलाया जाए, ये लोग प्रेशर बना रहे हैं कि ताइवान को नहीं बुलाया जाए। वॉट एवर माइट बी दिल्लीज इवेंचुअल चॉइस ऑन द ताइवान क्वेश्चन, इट शुड नॉट बी मेड ईदर ऑफ पेविशनेस और फियर। दिल्ली जो भी चॉइस बनाएगा, मतलब जो इंडिया जो भी चॉइस करेगा, या तो उसे बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, वो किसी रेज या गुस्से में या फिर किसी फियर के कारण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम चाइना से रिवेंज लेने के लिए हम उसको, ताइवान को बुला लें, उसको एक कंट्री का स्टेटस देने के लिए, या ऐसा भी ना हो कि उसे फियर के कारण ना बुलाए चाइना, क्योंकि हम उसे बुलाते हैं तो चाइना से हमारे रिलेशन थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। फॉर सम इन दिल्ली दिस इज़ अ गुड मोमेंट टू पे बैक चाइना। In the same coin, they point to repeated Chinese effort in the last few months to get the United Nations Security Council to discuss the Kashmir question। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है चाइना को उसी की भाषा में समझाने का, क्योंकि जब भी हम यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल के लिए हमारी परमानेंट सीट की डिमांड करते हैं तो चाइना वहाँ पे बार बार कश्मीर का क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, इफ़ बीजिंग डज नॉट रिस्पेक्ट वन इंडिया पॉलिसी, जब बीजिंग वन इंडिया पॉलिसी रिस्पेक्ट नहीं करता है, देन वाई शुड इंडिया, दिल्ली ब्लाइंडली फॉलो अ वन चाइना पॉलिसी। ठीक है, बीजिंग भी हमारी वन इंडिया पॉलिसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा कश्मीर जो है उसके बहुत सारा एरिया चाइना ने और पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, और वो इंडिया की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इवन वो अरुणाचल प्रदेश में भी इन्वेट करते हैं। तो वन इंडिया पॉलिसी की वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बीजिंग, तो फिर इंडिया क्यों वन चाइना पॉलिसी की रिस्पेक्ट करेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। अदर्स हाउएवर पॉइंट टू द डेंजर ऑफ अपसेटिंग चाइना। अगर हम ताइवान को इनवाइट करते हैं तो देयर इज़ अ डेंजर ऑफ अपसेटिंग चाइना, हम चाइना को नाराज़ कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन द बायलैटरल रिलेशन आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट फेज। बायलैटरल रिलेशन अभी ठीक नहीं है इंडिया और चाइना के, मिलिट्री टेंशंस भी है ऑन द बॉर्डर आर राइजिंग, दीज अप्रोच एर इन वन और द अदर डायरेक्शन। इन अप्रोच से कुछ ना कुछ गलतियाँ हो सकती है। तो इस चीज़ का कंक्लूजन क्या निकलता है? दिल्ली हैज़ नेवर रिकॉग्नाइज चाइना एज अ सेपरेट नेशन। दिल्ली ने कभी ताइवान को एज अ सेपरेट नेशन रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि ताइवान बोलता है वो रियल चाइना है, लेकिन हम रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड देयर इज़ नो बेसिस फॉर कॉन्फ्लिक्टिंग ताइपीस प्रेजेंस एज एन ऑब्जर्वर एट WHO प्रोसीडिंग विद इंडियाज़ कंसिस्टेंट वन चाइना पॉलिसी। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? दिल्ली हैज़ नेवर रिकॉग्नाइज ताइवान एज अ सेपरेट नेशन एंड देयर इज़ नो बेसिस फॉर कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब किसी दो चीज़ों को, कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब किन्हीं दो चीज़ों को मिक्स कर देना। ठीक है, एंड देयर इज़ नो बेसिस फॉर कॉन्फ्लिक्टिंग ताइपीस प्रेजेंस एज ऑब्जर्वर एट WHO प्रोसीडिंग्स with India's consistent one China policy. At the same time, Delhi can't afford to cede to Beijing a veto over its approach to multilateral issues. Cede मतलब होता है give up कर देना। तो दिल्ली ने कभी
ताइवान को सेपरेट नेशन का दर्जा नहीं दिया है। दिल्ली हमेशा, इंडिया जो है हमेशा सिर्फ एक ही चाइना को रिकॉग्नाइज़ करता है। ताइवान को हम चाइना का ही पार्ट मानते हैं पॉलिटिकली। ये जो दो इश्यूज़ है इनको मिक्स इंडिया कभी नहीं करेगा कि ताइवान का WHO में प्रेजेंस और वन चाइना पॉलिसी, जो हम हमेशा से वन चाइना पॉलिसी पे, जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है उससे हम एग्री करते हैं। और अगर हम WHO में ताइवान को बुलाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम वन चाइना पॉलिसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया कभी भी इन दो मैटर्स को मिक्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दिल्ली जो है बीजिंग का जो वीटो पावर है उसको भी इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ पे वो अपना वीटो पावर यूज़ करता है। नेक्स्ट, अ सेंसिबल मिडल पाथ फॉर इंडिया वुड लाई इन ए पॉलिटिकल एप्रिशिएशन फॉर द स्पेसिफिक टेक्निकल इशू इन्वॉल्व इन हैंड एंड ऑब्जेक्टिव मेरिट बेस्ड डिसीजन। तो इंडिया को किसी भी एक्सट्रीम डिसीजन से बचना चाहिए और कोई मिडल पाथ निकालना चाहिए जिससे इसके टेक्निकल इश्यूज भी सॉल्व हो जाए और हमारा ऑब्जेक्टिव जो भी होगा वो मेरिट बेस्ड डिसीजन पे होना चाहिए। जो ज़्यादा सही है वही हम डिसाइड करें, ठीक है। इससे मेंस क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इफ़ बीजिंग डज नॉट रिस्पेक्ट वन इंडिया पॉलिसी दे आस्क वाई शुड दिल्ली ब्लाइंडली फॉलो अ वन चाइना पॉलिसी। क्रिटिकली एग्जामिन, यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करने को बोल रहा है। वन इंडिया पॉलिसी जब चाइना फॉलो नहीं करता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो रिस्पेक्ट नहीं करता है हमारी सॉवरेनिटी की, तो इंडिया को क्यों ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए वन चाइना पॉलिसी या नहीं करना चाहिए, ये आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। क्रिटिकली मतलब थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने हैं उसके। तो ये आप लिखेंगे 250 वर्ड में, और इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप सेंड कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप सेंड कीजिए एंड आई विल चेक दैट, ठीक है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट एडिटोरियल पे, वो भी इंडियन एक्सप्रेस से है, हाउ ह्यूमन चैलेंज वर्क्स, ठीक है। ये पेपर 2 हेल्थ से रिलेटेड है, प्रीलिम में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 ह्यूमन चैलेंज मेंस में भी इम्पॉर्टेंट है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के, क्योंकि हर जगह कोविड-19 ही है। और ये थोड़ा एथिक्स वाले टॉपिक से भी रिलेटेड है, कॉन्टेक्स्ट के हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ परमिटेड कोविड-19 ह्यूमन चैलेंज स्टडीज सब्जेक्ट टू अ सेट ऑफ प्री कंडीशंस बीइंग मेट। WHO ने ह्यूमन के ऊपर कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके ऊपर स्टडीज़ को परमिशन दे दी है, और लेकिन उस पे भी कुछ प्री कंडीशन है, कुछ फिक्स्ड कंडीशन है, उसके अंडर ही आप स्टडी कर सकते हैं। की ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? मोर देन 20,000 पीपल फ्रॉम 102 कंट्रीज हैव एनरोल्ड ऑन अ US वेबसाइट टू इन्फेक्ट देमसेल्फ वॉलंटरली विद द कोविड-19 वायरस। आपको जैसे पता ही होगा कि जो वैक्सीन है उसका एक सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है। तो बहुत एक US वेबसाइट है, उन्होंने वॉलंटियर्स मांगे थे, तो बहुत ह्यूज नंबर ऑफ वॉलंटियर्स यहाँ पे सामने आए हैं। 102 नेशन, 102 अलग अलग कंट्रीज से 20,000 टोटल वॉलंटियर्स आए, जिन्होंने बोला है कि आप हम पे टेस्ट कर सकते हो। दे वांट टू इन्फेक्ट देमसेल्फ डेलिबरेटली, जानबूझ के खुद को इन्फेक्ट करना चाहते हैं वो लोग, फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। One day sooner, in the US-based vaccine advocacy group, which has started registration of volunteers for the COVID-19 human challenge, ठीक है, सेम है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए हैं। The objective of this human challenge is to go on the test whether a given vaccine works on any of these infected persons, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्टडी का, कि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि वैक्सीन काम करती है कि नहीं इन्फेक्टेड पर्सनस पे। What is the human challenge? तो इसमें human challenge क्या है? The WHO has recently released the WHO working group for guidance on human challenge studies in COVID-19. उन्होंने एक गाइडलाइन रिलीज़ की है ह्यूमन चैलेंजेस के ऊपर। In this guidance, it has said that the controlled human infection studies or human challenge studies
कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़ होगी, कंट्रोल्ड होगी, बहुत कंट्रोल्ड कंडीशन में होगी, ऐसा नहीं है आप कुछ भी करते जाओगे, ठीक है। In this guidance, it has said that the controlled human infection studies involve the deliberate infection of healthy volunteers. ठीक है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप हेल्दी वॉल्टियर को इन्फेक्ट करोगे और उन पर स्टडी करोगे. दे कैन बी सब्सटेंशियली फास्टर टू कंडक्ट दैन वैक्सीन फील्ड ट्रायल. फील्ड ट्रायल से जो वैक्सीन है इसका एक सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है, बट इसको अब फील्ड ट्रायल करना है. लेकिन फील्ड ट्रायल करने में बहुत टाइम लगता है. फील्ड ट्रायल मतलब ओपन पब्लिक पे, उसमें बहुत टाइम लगेगा. क्यों? बिकॉज फ्यूअर पार्टिसिपेंट नीड टू बी एक्सपोज टू एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एस्टिमेट एफिकेसी एंड सेफ्टी. ठीक है, फील्ड ट्रायल में बहुत टाइम लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों पे फिर हमें टेस्टिंग करनी होती है. उससे बेटर है हम ऐसे पार्टिसिपेंट्स बुलाएं, वॉलंटियर, और उन पे ट्राई करें. तो इससे क्या होगा कि पार्टिसिपेंट्स लिमिटेड नंबर पे होते हैं, तो उनमें हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, उनको ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं. और जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी मतलब होता है एफिशिएंसी. ठीक है, द लिमिट ऑफ एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंट है उसको एफिकेसी बोलता है. एंड सेफ्टी, और उस वैक्सीन कितनी सेफ़ है हम उसको भी ऑब्ज़र्व और एस्टीमेट कर सकते हैं अगर हम लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों पे टेस्ट करते हैं तो. और प्लस ये फास्टर भी है. सच स्टडीज़ कैन कंपेयर द एफिकेसी ऑफ मल्टीपल वैक्सीन कैंडिडेट्स एंड दस सिलेक्ट द मोस्ट प्रॉमिसिंग वैक्सीन फॉर द लार्जर स्टडीज़. तो पहले हम इसको कम लोगों पे ट्राई करेंगे और इसकी एफिकेसी देखेंगे मल्टीपल वैक्सीन देकर कैंडिडेट पे, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम इसको फिर लार्जर स्टडीज़ और ज़्यादा लोगों पे हम ट्राई कर सकते हैं. व्हाट इज़ द ह्यूमन चैलेंज? Human challenges speed up trials because a lot of time may be lost waiting for a trial subject to contract the disease naturally. ठीक है, तो हम लोग ह्यूमन ट्रायल स्पीड अप करना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम वेट करते हुए ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि डिसीज़ नेचुरली फैले. तो हम इसके इंतज़ार में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं. बहुत जो प्रेशियस होता है वैक्सीन टेस्टिंग में, खासकर ऐसे पेंडेमिक के टाइम पे. Until such time this happens, whether the vaccine works or not cannot be tested. तो जब तक डिसीज़ नेचुरली फैलेगी उसके बाद उस वैक्सीन का हम इम्पैक्ट देखेंगे तो उनमें बहुत टाइम लग जाता है. ठीक है, और तब तक वैक्सीन का फिर टेस्टिंग भी नहीं हो सकता. तो इसलिए ये ज़रूरी है इस प्रोसेस को स्पीड अप करना. देन अगेन, इफ़ द इन्फेक्शन डज नॉट हैपन नॉर्मली, there is a little way of finding out whether it is because of vaccine or whether it is because of person was never exposed at all. तो अगर मान लो उस पर्सन को कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, वैक्सीन दी हमने उसे और उसे इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो अगर हम उसे नेचुरली एक्सपोज होने देंगे तो ये होगा कि हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि जो उसे डिसीज़ नहीं हुई है उसका रीज़न क्या था, कि वैक्सीन एक्चुअली में काम की है या फिर वो पर्सन कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ है. तो ये फाइंड आउट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऐसे केसेस में. हैज़ अ ह्यूमन चैलेंज मेजर बीन यूज्ड ऑन प्रीवियस ओकेजन? क्या पहले भी ऐसा ह्यूमन चैलेंज पे मेजर किया गया है? ह्यूमन चैलेंज ट्रायल आर routinely done for diseases such as malaria, dengue, influenza and cholera. तो ये पहले भी हो चुका है किन डिजीज़ पे? मलेरिया, डेंगू, इन्फ्लुएंजा और कोलेरा पे. These disease extract a heavy public health toll but are not otherwise deadly. ठीक है, इन डिसीज़ेस ने बहुत लोगों को इम्पैक्ट किया था बट उतनी डेडली नहीं थी ये. इन 1796 एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर कौन है? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जिन्होंने इन्वेंट की थी, फादर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन. तो इन 1796 एडवर्ड जेनर इन्फेक्टेड हिज गार्डनर सन विद द स्मॉल पॉक्स वायरस आफ्टर हैविंग यूज्ड हिज न्यूली डेवलप्ड वैक्सीन ऑन द 8-year-old. द चाइल्ड डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स. ठीक है, तो इससे पहले जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर की थी तो उनका ट्रायल इसने किस पे किया था? एडवर्ड जेनर ने
इनका जो गार्डनर था उसके बेटे पे, जो कि सिर्फ 8 साल का था, ठीक है। और इनका ट्रायल सक्सेसफुल रहा और उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था उस बच्चे को। लेटर जेनर यूज द डेलिब्रेट इन्फेक्शन स्ट्रेटेजी ऑन 66,000 पीपल। तो उस स्टडी के बेसिस पे उन्होंने फिर बाद में 6,000 लोगों पे उसे टेस्ट किया टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन विच एवेंचुअली इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स। तो उन्होंने वैक्सीन टेस्ट की 6,000 लोगों पे, उसकी एफिकेसी टेस्ट की, वो कितनी एफिशिएंट है, कितनी सही है, और उसके कारण आज स्मॉल पॉक्स ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है। द फर्स्ट वेल डिस्क्राइब्ड इन्फ्लुएंजा चैलेंज स्टडी वॉज पब्लिश्ड इन 1937 एंड इन्वॉल्व्ड द इनहेलेशन ऑफ द ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो सेम 1937 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन्फ्लुएंजा चैलेंज के लेकर, जहाँ पे ह्यूमन को इन्फ्लुएंजा वायरस इनहेल कराया गया था। बिकॉज ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ वॉलंटियर 20% डेवलप द माइल्ड डिसीज़। ठीक है, बहुत कम वॉलंटियर्स थे उस टाइम पे। दिस मॉडल वॉज यूज्ड अक्रॉस स्टडी फॉर मैनी डेकेड्स, और उनमें 20% को डिसीज़ डेवलप हुई थी। तो यही मॉडल आगे डेकेड्स तक यूज़ किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब इससे पहले भी हो चुके हैं ह्यूमन पे ट्रायल्स। वाई चैलेंज स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चैलेंज स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो हम ह्यूमन ट्रायल करते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन में, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। These challenge studies allowed us to understand more about human immune response to disease. इनसे हमें एक चीज़ तो ये पता चलती है कि ह्यूमन की जो इम्यूनिटी है वो कैसे रिस्पॉन्स करती है किसी डिसीज़ को लेकर, टेस्ट हो जाते हैं उस पर। दे टेस्ट द प्रिवेंटिव एंड थेरेपेटिक मेजर। ठीक है, इससे हम प्रिवेंटिव, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे रोका जाए, और अगर डिसीज़ हो गई है तो उस पर फिर क्या थेरेपी यूज़ की जाए, उन मेजर्स को हम देख सकते हैं। In the last 50 years, challenge studies have been performed safely in consenting adult volunteers under the oversight of Research Ethics Committee. Last 50 years में क्या हुआ है, जो चैलेंज स्टडी है वो परफॉर्म की गई है एक स्पेसिफिक कंडीशंस में, और कंसेंटिंग एडल्ट्स पे, जिन्होंने कंसेंट दिया, जो खुद वॉलंटियर हुए हैं, ऐसे एडल्ट्स पे स्टडीज़ की गई है। और इन सब को किसके अंडर किया गया है, एक रिसर्च एथिक्स कमेटी, एथिक्स कमेटी के अंडर किया जाता है सब। द स्टडी हैव रिसेंटली हेल्प्ड टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट टाइफॉइड एंड कॉलेरा अमंग अदर। तो इन्हीं के कारण हम, और ऐसी बहुत सारी वैक्सीन्स है जिनकी डेवलपमेंट हम एक्सेलरेट कर चुके हैं, बहुत तेज़ी से डेवलप हुई है सिर्फ इन चीज़ों के कारण, चैलेंज स्टडीज़ के कारण। ठीक है, उनमें टाइफॉइड और कॉलेरा की वैक्सीन भी इंक्लूडेड है। हाउ नेसेसरी इज़ दिस प्रोग्राम फॉर कोविड-19। कोविड-19 में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देयर इज़ करंटली नो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि अभी तक कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं मिला है। This means there are only two ways of stopping the global march of SARS-CoV-2, herd immunity and vaccine. SARS-CoV-2 जो कि कोविड-19 का ही एक नाम है, जो इसके वायरस का नाम है। तो इससे हमें अगर बचना है तो इसका दो ही रास्ता है। क्या है, एक हर्ड इम्यूनिटी और दूसरा है वैक्सीन। क्योंकि इनका ट्रीटमेंट नहीं है, तो अगर ये एक बार आपको डिसीज़ हो गई तो ये ठीक नहीं हो सकती है। फिर या तो ये आपके इम्यून सिस्टम ही ठीक कर दे अपने आप, और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो फिर ये डेडली भी प्रूव हो सकती है डिसीज़। तो इसलिए इसको होने से पहले ही रोकना पड़ेगा हमें। तो इसके क्या है, दो ही रास्ते हैं। एक तो हर्ड इम्यूनिटी, या तो हम लोग हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लें। ठीक है, एक हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट होता है और एक वैक्सीन होता है। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है, तो एक ग्रुप में इतने सारे लोगों को हो जाए वो, और इतने सारे लोग उसमें इम्यूनिटी डेवलप कर ले कि वो फर्दर ट्रांसमिट ही ना हो। तो ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट होता है।
ये आप थोड़ा देखेंगे तो समझ आ जाएगा। और एक या तो सबसे आसान तरीका है वैक्सीन डेवलप कर लो, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी पे क्वेश्चन है अभी भी। ब्रिटेन ने इसे फॉलो किया था बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा और उसे इवेंचुअली लॉकडाउन फॉलो करना पड़ा। ब्रिटेन हर्ड इम्यूनिटी फॉलो करने जा रहा था। ठीक है, व्हेन द वायरस इन्फेक्ट अ क्रिटिकल मास ऑफ पीपल इन अ गिवन पॉपुलेशन डेवलप सम इम्यूनिटी अगेंस्ट इट। ठीक है, अगर वायरस एक पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करता है तो जो एक मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है वायरस के अगेंस्ट। दस पीपल स्टॉप बीइंग द वेसल फ्रॉम फर्दर ट्रांसमिशन। अभी क्या हो रहा है, एक पर्सन को हो रहा है वो 4 में फैला रहा है, फिर ये 4 16 में फैला रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर इसके पास इम्यूनिटी आ गई तो ये आगे ट्रांसमिट ही नहीं करेगा, तो ये आगे 4 16 256 जितने भी लोग हैं इन सबको रोक सकता है। तो 10 पीपल स्टॉप वेसल फॉर फर्दर ट्रांसमिशन रुक जाएगा। बट दिस मेथड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ डेथ एंड सफरिंग। लेकिन इससे क्या होगा, बहुत सारी डेथ और सफरिंग भी होगी, क्योंकि इसके पास तो इम्यूनिटी है तो इसने रोक दिया। लेकिन अगर ये पर्सन है, इसको हुआ और इसके पास इम्यूनिटी नहीं है तो इसकी डेथ हो सकती है। देयर इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी बिकॉज नो बडी नोज हाउ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड लास्ट इन पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी हैड इट। तो एक अनसर्टिनिटी इसमें यह भी है कि मान लो इसको हुआ कोविड-19, इसने हर्ड इम्यूनिटी के थ्रू इसको रोक दिया, हर्ड इम्यूनिटी को, लेकिन ट्रांसमिशन को रोक दिया। तो हम इसे ये नहीं बोल सकते कि हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट जो है सक्सेसफुल रहा। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसने इम्यूनिटी डेवलप की लेकिन वो कितनी देर तक रहेगी कोई गारंटी नहीं है उसको। जैसे हम देखते हैं हमारे पास ज़ुकाम जैसे होता है हमें, तो ज़ुकाम भी एक वायरस के कारण होता है, वो भी एक टाइप ऑफ कोरोना वायरस ही है। ठीक है, लेकिन हमें हर साल ज़ुकाम होता है, हर साल में 2-3 बार होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है ज़ुकाम के लिए कुछ टाइम के बाद। तो इसलिए वायरस दोबारा जब अटैक करता है तो हमें दोबारा होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि हो सकता है कि इम्यूनिटी बंदे की ख़त्म हो जाए कुछ टाइम में, तो उसे दोबारा फिर चांसेस है कि हो सकता है कोविड-19। ठीक है, हाउ नेसेसरी इज़ दिस प्रोग्राम फॉर कोविड-19। इसलिए वैक्सीन ज़रूरी है। ठीक है, तो कितना क्यों है, दिस इज़ फीजेबल वे टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ वायरस। तो इसलिए वैक्सीन डेवलपमेंट जो है वही एक फीजेबल वे है, वही एक अच्छा, एक फीजेबल मतलब एक ऐसा तरीका जिसे कैरी आउट किया जा सकता है। दिस इज़ वाई देयर इज़ सो मच वर्क गोइंग ऑन कोविड वैक्सीन ग्लोबली। इसलिए वैक्सीन ही सबसे अच्छा तरीका और इसी पे सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। इवन अ वैक्सीन दैट क्लियर्स ऑल ट्रायल इन ब्रीज कुड हैव अ वेटिंग पीरियड ऑफ 12 to 18 months बिफोर इट इज़ अवेलेबल ऑन ग्लोबल स्केल। मान लो कोई वैक्सीन डेवलप हो भी जाती है तब भी उसको 12 से 18 महीने का टाइम लगेगा एक कमर्शियल लेवल पे डेवलप करने के लिए, एक ग्लोबल स्केल पे डेवलप करने के लिए, कि वो सबको अवेलेबल हो पाए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इज़ अ ह्यूमन चैलेंज एथिकल। जो हम ह्यूमन पे ट्रायल कर रहे हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन में, क्या ये एथिकली सही है ह्यूमंस पे ट्रायल करना? ठीक है, तो ये एथिक्स का भी एक टॉपिक है कि इसमें एथिक का एंगल भी आता है कि क्या इसमें एथिक्स अनफॉलो तो नहीं हो रहा है। देयर इज़ नो ईजी आंसर टू दिस। ठीक है, इसका एक ब्लैक एंड वाइट कोई आंसर नहीं है। ठीक है, ऐसा हम यस और नो में आंसर नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चूज़ वॉलेंटियर विथ केयर। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम वॉलेंटियर्स जो चूज़ कर रहे हैं वो बहुत केयर से चूज़ करें। विद फुल डिस्क्लोजर इज़ गिवन एंड इन्फॉर्म कंसेंट साउट फ्रॉम देम। उनको पूरा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, उनको पूरे डिस्क्लोजर बतानी चाहिए कि ये आपके पास रिस्क है, इतनी हमारी लाइबिलिटी है, इतना हम कुछ कर सकते हैं आपको बचाने के लिए, इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गवर्नमेंट की, बाकी आपकी होगी। ये सब हम उनको ओपनली डिस्क्लोज़ करना चाहिए वॉलंटियर्स के साथ।
बिफोर गोइंग अहेड विद द एक्चुअल एक्ट ऑफ इन्फेक्शन से उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले। WHO says that the challenge studies and nonetheless ethically sensitive। ठीक है, WHO ने बोला है कि जो चैलेंज स्टडीज़ हैं वो एथिकली सेंसिटिव है, काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि इसमें एक ह्यूमन की लाइफ को डेंजर हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हो जिससे दूसरों की लाइफ को डेंजर हो। ठीक है, आपको कोई राइट नहीं होता किसी दूसरे की राइट टू लाइफ को छीनने का। तो इसमें बहुत बड़ा एथिकल एंगल आ जाता है, क्योंकि हो सकता है कई कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो पैसों के बेसिस पे ये काम कराते हैं। काफ़ी गरीब लोग होते हैं, उनको पैसों की नीड होती है, तो वो पैसों के कारण अपने आप को वॉलंटियर बना देते हैं। तो इसमें एथिक्स जो है वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए काफ़ी एथिकली सेंसिटिव चीज़ है। It says that they must be carefully conduct in order to minimize harm to volunteer and preserve public trust in research। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें की जाए जिससे हार्म मिनिमम हो वॉलंटियर को और पब्लिक ट्रस्ट बना रहे रिसर्चर्स पे। It also added that investigators in particular must adhere to standard research ethics requirement। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड एथिक्स हैं, उनको आप ज़रूर फॉलो करना है और इन्वेस्टिगेटर को भी इनका ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैंने एक केस बताया आपको ये कि पैसा देकर कोई वॉलंटियर ना हायर करे। ठीक है, जो भी हो उनके साथ पूरी पार्शलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपको डिस्क्लोजर, रिस्क एंड सब कुछ आपको इन्फॉर्म किए जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिसर्च शुड बी कंडक्टेड टू स्पेसिफिकली हाई स्टैंडर्ड्स वेयर स्टडीज इन्वॉल्व एक्सपोजिंग हेल्दी पार्टिसिपेंट टू हाई रिस्क। ठीक है, ये रिस्क बहुत हाई है, ये तो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपोज किया जाए वो हेल्दी पार्टिसिपेंट्स को ही किया जाए, क्योंकि हमें अनहेल्दी पार्टिसिपेंट को टेस्ट करके उनकी लाइफ को रिस्क पे नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी अनहेल्दी है, हमें पता है जब वो उसकी लाइफ को ख़तरा है सबसे ज़्यादा, तो हम उस पर टेस्ट नहीं कर सकते हैं, पहले हेल्दी पार्टिसिपेंट पे टेस्ट करेंगे। स्टडी इन्वॉल्व फर्स्ट इन ह्यूमन इंटरवेंशन और हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट इन्फेक्शन डिसीज और public trust in research is particularly crucial such as during public health emergency। conclusion, तो इस चीज़ का, इन सब का conclusion क्या निकलता है? based on the data available, WHO estimates that participation in COVID-19 challenge study would be the least risky for young and healthy adults। ठीक है, ये यंग और हेल्दी एडल्ट्स को नहीं होता है, ये हमें WHO के डेटा से पता चल गया है। बहुत कम होता है, मतलब होता भी है तो वो रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इन एज 18 to 30 years, हॉस्पिटलाइजेशन रेट फॉर COVID-19 आर करेंटली एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 1% एंड फैटल इन्फेक्शन रेट अराउंड 0.03%। फैटल मतलब डेडली। ठीक है, तो 18 to 30 ईयर्स की जो एज है उनके बीच के लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन रेट 1% है सिर्फ, और उनमें भी 0.03% लोग सिर्फ उनकी डेथ हुई है, वो भी क्योंकि उनको अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हो या एकदम सीवियर उनकी कंडीशन हो गई हो तो, वरना मोस्टली ये रिकवर कर जाते हैं। ठीक है, तो इस एडिटोरियल से हमारा एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विद द रेफरेंस टू फाउंडेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस रिपोर्ट ऑन फैमिली प्लानिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, 1. It estimate that nearly 2.56 crore couples may not be able to access contraception services during the period after lockdown and until the return of normalcy by September। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि बहुत सारे कपल्स को कॉन्ट्रासेप्शन जो होते हैं
उनकी सर्विसेज नहीं अवेल हो पाएगी। दूसरा, फाउंडेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस इंडिया इज़ लीडिंग इंडियन NGO वर्किंग सिंस 2009। ठीक है, ये एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इंडिया। ये लीड कर रहा है, ये लीड NGO है जो 2009 से काम कर रहा है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन रेलेवेंट है, कौन से सही है विद रेफरेंस टू फाउंडेशन फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस। ठीक है, इसको आप थोड़ा रिसर्च करेंगे खुद पे, तो इसको आप रिसर्च करेंगे खुद से गूगल पे, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, आप इसको पॉज करके रिसर्च कर सकते हैं। इसका आंसर है सी, दोनों सही है। अब ये जो हमने पढ़ा है एडिटोरियल, इस पे मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथिक्स पे भी टच करता है ये टॉपिक, और कोविड-19 तो वैसे ही है ही हॉट टॉपिक है। व्हाट इज़ द ह्यूमन चैलेंज? ह्यूमन चैलेंज क्या है? ठीक है, हाउ सिग्निफिकेंट इज़ द प्रोग्राम फॉर कोविड-19? कोविड-19 के लिए कितना सिग्निफिकेंट है? इज़ द ह्यूमन चैलेंज एथिकल? कमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जो मल्टी डायमेंशनल हैं और करंट पे बेस्ड भी हैं। इसको आप 250 वर्ड्स में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं। द हिंदू का एडिटोरियल है, गेटिंग द इंडिया बैक टू द अफगान हाई टेबल। ठीक है, हम सब जानते हैं अफ़गानिस्तान में अभी इस टाइम पे बहुत टर्मोइल चल रहा है। अफ़गानिस्तान से USA जो है वो रिट्रैक्ट होना चाहता है, वो बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से 19 सालों से, जैसा वो बोल रहे हैं, वहाँ पे उसकी आर्मी जो है डिप्लॉयड है अफ़गानिस्तान में। और अफ़गानिस्तान में जो है पॉलिटिकली भी बहुत टर्मोइल है। वहाँ अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है उसको भी काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, और वहाँ पे प्लस जो अलकायदा है, प्लस जो वहाँ पे तालिबान है, तो तालिबान भी एक पैरेलल गवर्नमेंट वहाँ चला रहा है। तो इन सब इश्यूज़ के बीच में इंडिया का भी काफ़ी रोल रहेगा, तो हम देखते हैं क्या है, किस लिए इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। PSIR जो ऑप्शनल है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंस में भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। कट टू द क्विक, देखते हैं क्या टॉपिक है। इफ़ इंडियाज़ फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी प्लानर हैड एंटिसिपेटेड डेवलपमेंट इन अफगानिस्तान, they would have pursued nimble approach seeking to establish open connection with all its political group, including those perceived to be in Pakistan's pocket। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर इंडिया की जो फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी प्लानर है इनको पता होता कि अफ़गानिस्तान में क्या होने वाला है, तो वो एक क्विक अप्रोच फॉलो करते हैं। निम्बल मतलब क्विक अप्रोच फॉलो करते हैं। किस लिए? to seek connection between its political group, including those perceived to be in Pakistan's pocket, तालिबान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है बहुत वहाँ क्या है, बहुत सारी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो कि पैरेलली एक्टिव हैं। तो इंडिया अभी सिर्फ एक पॉलिटिकल ग्रुप के साथ ही डील कर रहा है, जो कि अशरफ गनी की सरकार है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी पैरेलल गवर्नमेंट्स हैं और बहुत सारे मैटर्स हैं पॉलिटिकल। तो इंडिया उनको भी एड्रेस करता अगर उसको एंटिसिपेट मतलब वो जज कर लेता, उसको पता होता कि वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। इंस्टीड they continued to rigidly cling to Afghanistan President Ashraf Ghani even as his equities diminished with each passing month। ठीक है, लेकिन इंडिया ने क्या चूज़ किया, वो सबके साथ इक्वली डील नहीं कर रहा है। वो अशरफ गनी जो है वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्हीं के साथ क्लिंच मतलब चिपका रहना।
उन्हीं के साथ चिपका हुआ है रिजिडली मतलब एकदम कट्टर तरीके से। ठीक है, इंडिया सिर्फ अशरफ गनी से बात करता है वहाँ पे, लेकिन अशरफ गनी का क्या है, वहाँ पे जो पावर है, वहाँ पे जो ट्रस्ट है, वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट रातों रात पलट भी जाए, तो वहाँ पे ये सब होता रहता है और पहले भी हो चुका है। This despite his becoming the winner of presidential election held in September last year, but whose contested result were declared 5 months later. अब क्या हुआ था कि वहाँ पे जो इलेक्शन हुए थे सितंबर में 2019 में, तो उनके रिज़ल्ट जो थे 5 महीने बाद डिक्लेयर किए गए थे। ठीक है, अब वो भले ही वहाँ जीत गए, वहाँ प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि 5 महीने तक रिज़ल्ट्स पेंडिंग क्यों थे, वहाँ पे क्या मैनिपुलेशन चल रहा था। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस आर्टिकल के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर गनी फॉर विनिंग द इलेक्शन। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने अशरफ गनी को कॉन्ग्रेचुलेट किया था फॉर विनिंग द इलेक्शन इन दिसंबर 2019। अब आप देखिए, सितंबर 2019 में इलेक्शन हुए थे, उसके 5 महीने बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं। इसका मतलब रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे फेब 2020 में, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अशरफ गनी को दिसंबर 2019 में ही ट्विटर पे कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था। एट दिस स्टेज अफगानिस्तान इलेक्शन कमीशन हैड ओनली अनाउंस्ड द प्रिलिमिनरी रिजल्ट एंड मोस्ट कंट्री मेंटेन्ड अ डिस्क्रीट साइलेंस। तो ये सिर्फ प्रिलिमिनरी रिजल्ट थे, एक एंटिसिपेशन था सिर्फ, उसके बेसिस पे ही मोदी जी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था। जहाँ पे बहुत सारे नेशन, बहुत सारे नहीं, सब सारे ही नेशन ऑलमोस्ट डिस्क्रीट साइलेंट मेंटेन किए हुए थे। मतलब वो ना खुश थे, ना दुखी थे, ना कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, ना कुछ रिएक्ट कर रहे थे। तो इट टुक द कमीशन 2 months मोर टू डिक्लेयर मिस्टर गनी एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट। ठीक है, तो उसके भी 2 महीने बाद गनी को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि इंडिया का इंटेंशन क्या है। दैट वाज रिजेक्टेड बाय मिस्टर गनीस मेन राइवल अब्दुल्ला। तो जो 5 महीने बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए थे प्रेसिडेंट के, तो उनको जो उनके राइवल थे, मेन राइवल अब्दुल्ला, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने मानने से मना कर दिया था। इट लेड टू 2 साइमल्टेनियस स्वेरिंग इन, बोथ मिस्टर गनी एंड मिस्टर अब्दुल्ला टुक ओथ एज प्रेसिडेंट। तो इससे क्या हुआ कि दोनों ने एक साथ ओथ ले लिया है, दोनों अपने आप को विनर मान रहे हैं यहाँ पे। तो मिस्टर गनी ने भी प्रेसिडेंट की ओथ ले ली, मिस्टर अब्दुल्ला ने भी यहाँ पे ओथ ली है। ठीक है, फिर इट इज़ ट्रू दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी अल्टीमेटली सपोर्टेड मिस्टर गनी। ये सही बात है कि मिस्टर गनी को ही फिर बाद में सबने रिकॉग्नाइज किया एज अ प्रेसिडेंट, बट क्वालिफाइड इट विद एन इंसिस्टेंस दैट ही एंटर्स इनटू अ रियल पावर शेयरिंग एग्रीमेंट विद मिस्टर अब्दुल्ला। ठीक है, यहाँ पे रियल पावर शेयरिंग एग्रीमेंट भी एक साइन हुआ था अब्दुल्ला और उनके बीच में। दैट एग्रीमेंट हैज़ जस्ट बीन रीच्ड, इट विल इनएविटेबली फर्दर वीकन मिस्टर गनी। ठीक है, और ये एग्रीमेंट है, इसके कारण मिस्टर गनी की जो पोजीशन है वो बहुत बहुत वीक है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, हाउ हैज़ मिस्टर गनी रेसिप्रोकेटेड इंडिया सच अनक्वालिफाइड बैकिंग। तो इंडिया ने जो इतना सपोर्ट किया मिस्टर गनी को, तो उन्होंने इसको पे बैक कैसे किया है, कैसे इसको रेसिप्रोकेट किया है। रेसिप्रोकेट मतलब पे बैक करना। His clear and public response came last month in a manner it could only have been disappointing to Indian decision maker। एक ऐसा डिसीजन आया जो बहुत डिसअपॉइंटिंग था इंडियन डिसीजन मेकर के लिए। क्या था वो? द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग ऑन अफगानिस्तान वेयर इट इन्वॉल्व्ड द 6 करंट फिजिकल नेबर ऑफ अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। यूएन सेक्रेटरी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी अफ़गानिस्तान को लेके, जहाँ पे उसके 6 फिज़िकल नेबर्स को इनवाइट किया गया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान।
यहाँ पे इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया, जबकि इंडिया बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान से। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इन एडिशन इन्विटेशंस वर एक्सटेंडेड टू यूएस, रशिया एंड गनी गवर्नमेंट। ठीक है, गनी गवर्नमेंट को भी बुलाया गया यहाँ पे, यूएसए को भी बुलाया गया और रशिया को भी बुलाया गया, लेकिन इंडिया को नहीं बुलाया। जबकि इंडिया तो अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, बहुत ट्रेड्स भी हैं इंडिया अफ़गानिस्तान के बीच में। इंडिया ने वहाँ पे काफ़ी डैम एंड बिल्डिंग्स भी बनवाई है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी किए हैं, और इंडिया एक्चुअली में अफ़गानिस्तान से बॉर्डर भी शेयर करता है। तो मिस्टर गनी डिड नॉट कंडीशन हिज पार्टिसिपेशन इन इंडियाज़ इंक्लूजन। तो मिस्टर गनी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कि वहाँ पे इंडिया को क्यों नहीं बुलाया गया है। ठीक है, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी पार्टिसिपेशन की, इंडिया को बुलाओगे तभी हम आएंगे, और ना उन्होंने कोई क्वेश्चन किया वहाँ पे। ही शुड हैव डन सो इफ़ only for the constructive role New Delhi has played in Afghanistan's reconstruction since the Taliban were out from the country in 2001 to after 9/11, also for consistently supporting it. उनको हमें इनवाइट करना चाहिए था अफ़गानिस्तान को, या फिर एटलीस्ट क्वेश्चन करना चाहिए था, सपोर्ट करना चाहिए था इंडिया के इनविटेशन को लेकर, क्योंकि इंडिया ने वहाँ काफ़ी रिकन्स्ट्रक्शन का काम किया है 9/11 वाली घटना के बाद, उसके बाद से जब तालिबान को वहाँ से भगा दिया गया था अफ़गानिस्तान से। तो इफ़ इंडियन पॉलिसी मेकर हैड एडिक्वेटली पॉन्डर्ड ऑन मिस्टर घनीज स्टांस, दे वुड हैव रिकॉल्ड हिज पोजीशन ऑन इंडिया in the immediate aftermath of assuming the leadership of the National Unity Government broked by Americans in 2014. तो इंडियन पॉलिसी मेकर अगर एडिक्वेटली पॉन्डर करे, अगर सोचें मिस्टर घनी के जो पोजीशन है, स्टांस है, उसके ऊपर उन्होंने जो इंडिया को लेकर स्टांस लिया है, तो उनको याद आएगा उनकी पोजीशन, अफ़गानिस्तान की पोजीशन इंडिया को लेकर जस्ट आफ्टर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो ब्रोक हुई थी अमेरिका द्वारा 2014 में। ठीक है, डाउनग्रेडिंग इंडियन, यहाँ पे इंडिया का डाउनग्रेड कैसे हुआ है। ही हैड देन रेलीगेटेड इंडिया टू द 4th कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ 5 इन इम्पोर्टेंस टू अफ़गानिस्तान इंटरेस्ट। ठीक है, रेलीगेटेड का मतलब क्या होता है, असाइनिंग एन इन्फीरियर रैंक। ठीक है, छोटी पोजीशन देना। तो अफ़गानिस्तान ने जो सर्कल्स बनाए थे, तो उसमें जो था, जो 4th सर्कल था 5 में से, उसमें सिर्फ 4th सर्कल था, इस पोजीशन पे इंडिया को रखा था। ठीक है, हैंस इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ही डिड नॉट बैट एडिक्वेटली फॉर इंडिया टू बिकम पार्ट ऑफ मीटिंग कॉल्ड बाय यूएन। तो इसमें इंडियन पॉलिसी मेकर्स को कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि इन्होंने इस बार भी यूएन मीटिंग में इंडिया को सपोर्ट नहीं किया बुलाने के लिए। ठीक है, ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। Indeed, if all his fine words of India's importance to Afghanistan were actually true, he would have lobbied and ensured India's participation. अगर वो एक्चुअली में इंडिया की इम्पोर्टेंस फील करते, तो वो सच में इंडिया को बुलाते, उनकी पोजीशन को इंश्योर करते, और वहाँ पे लॉबी मतलब वहाँ प्लेस करते इंडिया की पार्टिसिपेशन को। Pointsman blunt talk. So much for Mr. Ghani. What truly cut India more to the quick was US going along with India's absence. So much for the personal chemistry of the leader of two country. तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक और नेगेटिव बात क्या है, जो यूएसए है वो नाइस करता है कि इंडिया एक ऐसा नेशन है जिसकी अफ़गानिस्तान से बहुत अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, हमने वहाँ काफ़ी काम भी किए हुए हैं, और हमारा वहाँ पे गवर्नमेंट को काफ़ी सपोर्ट भी है। तो यूएसए ने भी इंडिया की एब्सेंस को ज़्यादा फील नहीं किया, उनको भी वो ओके लगा, जबकि उनको पता है कि हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में केमिस्ट्री जो है काफ़ी अच्छी है। द डे आफ्टर द मीटिंग साल में खलीजात द यूएस पॉइंट मैन ऑन अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये यूएस के पॉइंट मैन है अफ़गानिस्तान को लेकर, एंड द आर्किटेक्ट ऑफ तालिबान डील spoke to India's External Affairs Minister Jaishankar to assuage hurt sentiment.
बट द balm of good word cannot be obscure the basic fact that the US act to promote its interest in Afghanistan. ठीक है, बाद में इन्होंने अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात की, उन्होंने उसको एस्वेज किया, एस्वेज मतलब काम डाउन किया, हर्ट जो सेंटिमेंट उन्होंने हर्ट किया इंडिया के, बट वर्ड्स से कुछ नहीं होता है, इनके जो एक्शंस थे वो किसी और डायरेक्शन में ही दिख रहे थे. It is obviously expects that if in doing so Indian interests are exposed, India will protect them as best it can. ठीक है, इंडिया अपना हमेशा बेस्ट देता है जो इंटरेस्ट है उनके प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, द फाइन डिप्लोमेट्स of the Minister of External Affairs statement of the conversation between Mr. Khalizad and Mr. Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval in Delhi on May 7 cannot override the blunt message conveyed by US official in his interview to the newspaper. India should talk directly to Taliban, discuss terror concern directly. ठीक है, इन्होंने जो डिप्लोमेट्स ने बातें की हैं, मिस्टर खलीजाद, जयशंकर जी और अजित डोवाल, इन्होंने दिल्ली में जो बातें की, ये सब ठीक है कॉन्वर्जेशन के लिए, लेकिन जो यूएस से है, इन्होंने जो डायरेक्ट इंटरव्यू न्यूज़पेपर में दिए थे वो एक कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि उन्होंने बोला इंडिया शुड टॉक डायरेक्टली टू तालिबान. इंडिया को तालिबान से डायरेक्ट बात करनी चाहिए और जो टेरर इश्यूज़ है उनको सॉल्व करने चाहिए अफ़गानिस्तान के और इंडिया के. लेकिन जबकि यूएसओ को पता है कि इंडिया जो है वो सिर्फ जो वहाँ की लीगल गवर्नमेंट है सिर्फ उनको ही डील करता है, इंडिया जो है पैरेलल गवर्नमेंट को कभी भी डील नहीं करता है, स्टिल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. ही नोटेड दैट डिस्पाइट इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू अफगानिस्तान्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दीज आर undeniably significant, covering large part of a country and are popular, as well as its long history of contacts with the country, it does not have placed in international diplomacy on Afghanistan. यूएसए को पता है कि जब इंडिया का अफ़गानिस्तान में बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल रहा है, हमारी हिस्ट्री भी हम लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं, ठीक है, और हमारे ट्रेड्स भी हैं, तब भी उन्होंने अफ़गानिस्तान की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, ठीक है, उनके जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें इंडिया को रोल नहीं दिया है. एज मिस्टर खालिजाद पुट इट, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल एफर्ट्स इंडिया येट डज नॉट हैव अ रोल दैट इट कुड. ठीक है, अभी भी इंडिया के पास वो रोल नहीं है जो एक्टिव रोल होना चाहिए, वो नहीं है. As the most significant power in the region, India should have assured that it had a place on the table and it should have devised a way to achieve that end by. This is especially so because of Afghanistan's impact on India's interest, especially its security concern. ठीक है, इंडिया की एक पोजीशन होनी चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि इंडिया का काफ़ी इम्पैक्ट है अफ़गानिस्तान पर, जो हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है वो भी एक पॉइंट है. The question that India's security and foreign policy decision makers should therefore ask themselves is this: why did the power not consider India's participation vital to the present peacemaking effort, especially when US-Taliban deal was concluded, leading to a possible new stage in Afghanistan evolution? तो एक क्वेश्चन जो है वो यूएस सिक्योरिटी, इंडियन सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकर जो हैं इनको पूछना चाहिए कि इंडिया का पार्टिसिपेशन वहाँ पे क्यों वाइटल नहीं रखा गया, वहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट नहीं समझा गया, जबकि इंडिया वहाँ पे पीस मेकिंग एफर्ट्स सबसे ज़्यादा इंडिया ही कर रहा है. ठीक है, और ख़ासकर जब यूएस तालिबान डील हो रही है, वहाँ पे यूएस वहाँ से एग्जिट करना चाहता है अफ़गानिस्तान से, और उसके लिए उसे तालिबान से डील करना पड़ रहा है, क्योंकि यूएस काफ़ी सालों से तालिबान से वहाँ फ़ाइट कर रहा है. तो यूएस तालिबान डील हो रही है जब, तो इसके कारण हो सकता है वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो पूरा चेंज हो जाए, इवॉल्व हो जाए या चेंज हो जाए, तो बहुत क्रिटिकल होगा वो. तो इंडिया को वहाँ पे इंक्लूड करना यूएस ने ज़रूरी क्यों नहीं समझा, वो बहुत वाइटल था इंडिया के लिए. तो ये क्वेश्चन इंडिया की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को करना चाहिए. Mr. Khalizad
offered first clue. He followed it with what is obvious reason. He said, मिस्टर खालिसाद ने क्या बोला? I do not think engagement between India and all the key players in Afghanistan, not only in terms of government but also in terms of political force, society and Afghan body politics is appropriate. ठीक, इनने क्या बोला कि इनको नहीं लगता कि यहाँ पे इंडिया की इंगेजमेंट ज़रूरी है अफ़गानिस्तान के जो की प्लेयर्स हैं उनके साथ इन रिस्पेक्ट टू इन टर्म्स ऑफ फोर्स, सोसाइटी और अफ़गानिस्तान पॉलिटिक्स, उसको लेकर ज़रूरी है. रिस्पॉन्डिंग टू ए क्वेश्चन ऑफ ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान टारगेटिंग इंडिया ही सेड, लेकिन उनको क्या लगता है कि ही बिलीव दैट डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड तालिबान इज़ इम्पोर्टेंट. बट उनको लगता है कि इंडिया और तालिबान के बीच में डायलॉग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट दैट इशू ऑफ कंसर्न लाइक टेररिज्म एंड रेस डायरेक्टली. टेररिज्म और इन सब को लेकर इंडिया और तालिबान के बीच में टॉक होना चाहिए. इनको ये टॉकिंग मिस्टर खालिसाद व्यू इन देयर entirety, it is clear that he feels that by avoiding open contacts with the Taliban, India has reduced its role in international diplomatic effort. इंडिया ने जो तालिबान के साथ ओपन कॉन्टैक्ट नहीं रखा है, ठीक है, इंडिया तालिबान से डील नहीं करता है, इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है वहाँ का कोई पॉलिटिकल ग्रुप, तो इसके कारण इनको ये लगता है कि इंडिया ने अपना रोल जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में बहुत कम कर दिया है. उनका रोल बहुत कम हो गया क्योंकि इंडिया ओपन नहीं है इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में. इंडिया थोड़ा कट्टर है अपने डिसीजंस को लेके, ऐसा इनको लगता है, डिप्लोमेटिक नहीं है. ठीक है. द तालिबान एंड द पाकिस्तान एंड that the US is currently crucially dependent on Pakistan for the successful implementation of Taliban deal aimed at securing as orderly a withdrawal as possible from what is major strategic reverse for the world's preeminent power is not in doubt. ठीक है. अब US जो है वो पाकिस्तान पे डिपेंड है अपनी एग्जिट को लेकर और तालिबान से डील को लेकर. मिस्टर खालिजाद पॉजिटिव वर्ड्स फॉर पाकिस्तान मेक इट क्लियर. ठीक है. मोर सिग्निफिकेंट इज कमेंट, आवर स्ट्रॉन्ग पोजिशन इज दैट देयर शुडंट बी टेरर, देयर शुडंट बी टेरर सेंचुरीज ऑन ईदर साइड ऑफ द अफगान पाकिस्तान बॉर्डर. ठीक है. उन्होंने बोल दिया है वहाँ पे अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पे कोई टेरर एक्टिविटीज़ नहीं होगी. उन्हें ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, इस पर बहुत भरोसा है. दिस इज़ अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू US प्रेसिडेंट अर्लियर फोकस ऑन तालिबान सेंचुरीज इन पाकिस्तान. तो ये एक मैसेज जाता है कि उनकी जो पाकिस्तान से डीलिंग है वो बहुत क्लियर है और बहुत पॉजिटिव जा रही है तालिबान को लेकर. इस्टेब्लिश ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद द तालिबान. In such a situation, it is essential for India to have maintained its strong link with the Afghan government, built and supported its traditional Afghan allies. Perhaps this was discreetly resumed, but also established open line of communication with Taliban. अब यहाँ ऑथर क्या बोल रहा है कि जो इंडिया है उसको अफ़गान गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांगली बैक करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो पैरेलल कम्युनिकेशन है तालिबान और इन सब के साथ भी रखना चाहिए. इंडिया को थोड़ा ओपन होना पड़ेगा यहाँ पे अपने चॉइसेस को लेकर. दिस वॉज स्पेशली बिकॉज दे वर इनफॉर्मली कन्वेइंग दैट इंडिया शुड नॉट कंसिडर दैम एज पाकिस्तान पपेट एंड ऑल्सो बिकॉज दे हैड गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया ये मैसेज दे रहा है अगर वो तालिबान से डील नहीं कर रहा है कि वो तालिबान को एक पाकिस्तान का पपेट मानता है. ठीक है. लेकिन इस टाइम पे जब वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उन्हें गेन हो रही है तालिबान को, जब USA खुद तालिबान से डील कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे उनको सिर्फ पाकिस्तान का पपेट मानना ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि इंडिया इनफॉर्मली यही मैसेज कन्वे कर रहा है अभी कि वो तालिबान जो है पाकिस्तान का एक पपेट है. कॉन्टैक्ट्स एंड डिस्कशन डू नॉट मीन एक्सेप्टेंस ऑफ देयर वे और देयर profession of not being Pakistan's stooge should not have been tested. अगर हम कांटेक्ट रखते हैं उनसे, डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है.
या फिर हम पाकिस्तान का जो जो भी एजेंडा है उनको हम उनसे हम एग्री करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन और कॉन्टेक्स्ट का ये मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक आप देख रहे हैं, ये जो ऑथर ने ये लिखा है ये एक कंक्लूजन है। आप इससे सीख सकते हैं कि कंक्लूजन को एक डिप्लोमेटिक वे में कैसे लिखा जाता है, कैसे आप एक वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, कैसे आप एक सजेशन दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑथर ने कितना बढ़िया एक पॉइंट रखा है, ये आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक सजेशन काइंड ऑफ दिए हैं ऑथर और बताया है वे फॉरवर्ड कि इंडिया को क्या करना चाहिए और इसका क्या मतलब हो सकता है। तो ये एक आप देख सकते हैं कि कंक्लूजन किस तरीके से लिखा जाता है, सीख सकते हैं आप ऑथर से, इसलिए एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एको फ्रॉम द पास्ट, इट इज़ सैड दैट डिस्पाइट ऑल that India has done in Afghanistan over past 18 years since the Taliban were ousted from Kabul in 2001, it find itself in the margins of international diplomacy on Afghanistan। ठीक है, margins मतलब कोने में ऐसा, ठीक है, छोटी पोजीशन पे, वल्नरेबल पोजीशन। तो ये बहुत दुख वाली बात है कि इंडिया ने इतना 18 साल एफर्ट्स लगाए अफ़गानिस्तान में, इतने डेवलपमेंट किए और उसके बाद आज भी इंडिया अपने आप को अफ़गानिस्तान की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें एक मार्जिनल पोजीशन पे देखता है। इट इज़ रेमिनिसेंट ऑफ द टाइम इन द 1990 when at Pakistan's insistence India was considered a problem and kept out of crucial global forum on Afghanistan। रेमिनिसेंट मतलब याद दिलाना पास्ट चीज़ों की। ये हमें याद दिलाता है 1990 के टाइम पे जब पाकिस्तान ने इंसिस्ट किया था और इंडिया को कंसीडर किया जाता था एज अ प्रॉब्लम और उसे अफ़गानिस्तान के ग्लोबल मैटर से दूर रखा जाता था, ठीक है। इंडिया को अफ़गानिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम कंसीडर किया जाता था। इट डिड नॉट मैटर दैट देन बिकॉज अलॉन्ग विद ईरान एंड रशिया इट केप्ट द रेजिस्टेंस टू द तालिबान गोइंग थ्रू अहमद शाह मसूद, ठीक है। तो उस टाइम पे ज़्यादा मैटर नहीं करता था क्योंकि ईरान और रशिया को भी उन्होंने दूर रखा था। बट आज के टाइम पे जब सब लोग इस इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व है तो इंडिया को इससे बाहर रखना एक स्ट्रेंज बात है। मिस्टर गनी इज़ नो मसूद, ठीक है। उस टाइम पे मसूद सरकार थी, अब मिस्टर गनी की गवर्नमेंट है जिसको हमने बहुत सपोर्ट किया है। तो मिस्टर गनी इज़ नो मसूद एंड देयर आर नो कंट्रीज़ ऑन द होराइजन विच आर रियली अपोज्ड टू द तालिबान एक्वायरिंग अ मेजर प्लेस इन अफगानिस्तान फॉर्मल पावर स्ट्रक्चर, ठीक। तो मिस्टर गनी मसूद नहीं है, तो अब उनको मिस्टर गनी को भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जो एक ग्लोब है इसमें आज के टाइम पे तालिबान अगर अफ़गानिस्तान में पावर एक्वायर कर ले, तो किसी फॉर्मल पावर एक्वायर कर ले तो भी किसी को हैरानी नहीं होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिर्फ इंडिया है जो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, तो इसलिए मिस्टर गनी को इंडिया का सपोर्ट करना चाहिए था, ठीक है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडिया नीड्स टू टेक करेक्टिव डिप्लोमेटिक एक्शन इवन एट दिस लेट स्टेज एंड इवन इन द टाइम ऑफ कोविड-19। तो अभी भी इंडिया के पास टाइम है, वो करेक्टिव एक्शन ले सकता है डिप्लोमेटिकली। इंडिया लेट नहीं हुआ है। इट मस्ट बिगन ओपनली टॉक टू द तालिबान एंड विद ऑल पॉलिटिकल ग्रुप इन द कंट्री। इंडिया को एक ओपन टॉक करना चाहिए हर पॉलिटिकल ग्रुप के साथ वहाँ की, और जो कि तालिबान भी उसमें से एक है। इट मस्ट रियलाइज़ दैट इट्स अफ़गान पॉलिसी नीड चेंजेस। इंडिया को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि उसकी अफ़गानिस्तान पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। वो एक लीडर के साथ स्टिक होके नहीं रह सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट है और वो भी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो कि कभी भी चेंज हो सकती है। तो उससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो, ठीक है। इसमें मेंस पे क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकता है। वाई डिड द powers not consider India's participation vital to the present peacemaking effort, especially when the US-Taliban deal was concluded, leading to a possible new stage in Afghanistan's evolution, ठीक है। तो जो वहाँ की पावर्स है, अफ़गानिस्तान की पावर्स हैं, जो भी पावर्स थी जिन्होंने भी ये डील कराई, यूएन जो है, उन्होंने इंडिया की पार्टिसिपेशन को वाइटल क्यों नहीं समझा पीस मेकिंग एफर्ट्स में, जब जो यूएस तालिबान डील हो रही थी उसमें, ठीक है।
और इसके कारण जो है एक न्यू स्टेज भी डेवलप हो सकती है अफ़गानिस्तान में, ठीक है, पॉलिटिकली, सोशली। तो उस चीज़ पे आप कमेंट करें, ठीक है। ये एक आज का क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर करें। ये आपको 250 वर्ड्स में करना है। 3 क्वेश्चंस हैं, आप इनको करेंगे और इनको सबमिट कर सकते हो आप मुझे टेलीग्राम पे, ठीक है। वहाँ पे टेलीग्राम पे ही मैं आपको एक मॉडल आंसर भी दूंगा, आप इससे कंपेयर भी कर सकते हैं, और मैं कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी इवेल्युएट भी करूँगा और उनको बताऊँगा कि यहाँ पे क्या मिसिंग है और क्या इंक्लूड कर सकते थे आप, ठीक है।